सोचिए, एक बेटी जो दिन रात पढ़ाई कर रही हो, एक सपना लेकर कि एक दिन अफसर बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, वो अचानक गायब हो जाए। फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब नहीं, लेकिन मोबाइल चालू रहे, बैंक से पैसे कटते रहे, वैक्सीन लगती रहे, यहां तक कि उसका फोन भी आए और सबको लगे शायद ये लड़की ठीक है। और जब 2 साल बाद अचानक पता चले कि वो लड़की कभी थी ही नहीं, वो तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन गायब हुई थी। इस केस की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से, जहां का मुखर्जी नगर इलाका पूरे देश में जाना जाता है, खासकर उन युवाओं के बीच जो यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए घर से दूर निकलते हैं। इसी इलाके में साल 2020 के दौरान एक 28 साल की लड़की आई जिसका नाम था मोनिका यादव, और जिसे उसके जानने वाले प्यार से मोना भी कहकर बुलाते थे। मोना मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी और दिल्ली आकर वह मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी थी। मोनिका का परिवार साधारण था, लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। उनके पिता पुलिस में थे और साल 2011 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। घर में अब सिर्फ उनकी मां और 3 बेटियां बची थीं, जिनमें मोना सबसे छोटी थी। मोना जब दिल्ली आई थी तो परिवार से उसका संपर्क बना हुआ था। वह कभी कभी अपनी मां या बड़ी बहन को फोन करती थी। बात ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन होती जरूर थी। लेकिन फिर आया सितंबर 2021। मोना ने अचानक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया था। शुरुआत में घर वालों को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। मोना पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और कभी कभी ही कॉल करती थी। लेकिन जब 2-3 हफ्ते बीत गए और न तो कोई कॉल आया न मैसेज, तो बड़ी बहन को बेचैनी होने लगी। उसने खुद मोना को कॉल करना शुरू किया, लेकिन कॉल उठाया नहीं गया। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही था। कॉल रिंग हुई, पर किसी ने रिसीव नहीं किया। अब जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोना कहाँ है, क्या कर रही है, तो उसकी बड़ी बहन ने यह बात अपनी मां को बताई। अब मां और बहन दोनों ही परेशान हो चुके थे। रोज कॉल करने लगे, लेकिन मोना अब भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस बीच उन्हें मोना के एक पुराने जानकार की याद आई। नाम था सुरेंद्र राणा। ये वही सुरेंद्र थे जिनसे मोना की जान पहचान दिल्ली पुलिस में नौकरी के दौरान हुई थी। दरअसल साल 2014 में मोना ने दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। उन्हें पीसीआर यूनिट में पोस्ट किया गया था। यहीं पीसीआर यूनिट में सुरेंद्र राणा भी कार्यरत थे, जो यूनिट में ड्राइवर की जिम्मेदारी निभाते थे। अब जब एक ही यूनिट में मोना और सुरेंद्र साथ काम करने लगे, तो धीरे धीरे एक रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें उम्र का फर्क तो था, लेकिन भरोसे की गहराई थी। सुरेंद्र मोना से करीब 12 से 15 साल बड़े थे, इसलिए मोना उन्हें डैडा कहकर बुलाने लगी थी और सुरेंद्र भी मोना को बेटा कहकर पुकारते थे। इस रिश्ते में एक अपनापन था, एक सहारा था, क्योंकि मोना के पिता का तो सालों पहले निधन हो चुका था और शायद सुरेंद्र में उन्हें एक पिता सा भरोसा दिखता था। अब जरा पीछे चलते हैं, उस मोना की बात करते हैं जो कांस्टेबल की ड्यूटी के बावजूद कुछ और बनने का सपना देख रही थी। इसी ड्यूटी के दौरान उसने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का एग्जाम दिया और पास भी कर लिया। अब वो दिल्ली की कांस्टेबल से यूपी की सब इंस्पेक्टर बनने वाली थी। मगर हैरानी की बात यह है कि उसने वो ज्वाइनिंग नहीं ली, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ और बनने का आत्मविश्वास आ चुका था। उसे लगने लगा था कि जब कांस्टेबल की व्यस्त ड्यूटी के बीच भी वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर सकती है, तो अगर वो पूरी लगन से पढ़े तो यूपीएससी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं से शुरू होती है मोना की नई यात्रा अपने सपनों की तरफ। साल 2020 में मोना ने दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी से रिजाइन कर दिया और चली गई मुखर्जी नगर। यहां उसने एक पीजी में रहकर अपनी तैयारी शुरू की और दिल्ली में उसके लिए सबसे बड़ा सहारा कोई था तो वो थे सुरेंद्र राणा। सुरेंद्र अब उसके लिए सिर्फ पुराने सहयोगी नहीं रह गए थे, वो मोना को गाइड कर रहे थे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत में मदद कर रहे थे। वो एक लोकल गार्जियन की तरह थे, जिन पर मोना आंख बंद करके भरोसा करती थी। सुरेंद्र का घर दिल्ली के अलीपुर में था और चूंकि दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता था, इसलिए मोना उन्हें अपने घर के फंक्शन में भी बुला लेती थी और सुरेंद्र भी हर बार बड़ी खुशी से जाते थे।
इस तरह से मोना के परिवार वाले भी सुरेंद्र को अच्छे से जानने लगे थे और एक भरोसे का रिश्ता बन गया था। लेकिन फिर आता है सितंबर 2021, वो महीना जब मोना ने अचानक घर पर कॉल करना बंद कर दिया। मोना की बहन ने पहले तो सोचा कि शायद पढ़ाई में बिजी होगी, पर जब कई दिन गुजर गए और कोई जवाब नहीं आया तो उसने सुरेंद्र को फोन किया। उसने बताया कि मोना कई दिनों से फोन नहीं उठा रही है, 2-3 हफ्ते हो गए, कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर सुरेंद्र भी चौंक गए, क्योंकि उनकी भी अब काफी समय से मोना से कोई बात नहीं हुई थी। पहले कभी कभी वो मुखर्जी नगर जाकर मोना से मिल भी आते थे, लेकिन ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था कि मोना से बातचीत बंद हो चुकी है। अब जब ये बात सामने आई तो सुरेंद्र ने मोना की बहन को भरोसा दिलाया, ड्यूटी के बाद जाकर देखता हूं। और ड्यूटी पूरी करने के बाद सुरेंद्र सीधे उस पीजी पहुंचे जहां मोना रहती थी, लेकिन वहां मोना नहीं थी। उन्होंने आसपास थोड़ा पता किया और जो जानकारी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। पीजी में बताया गया कि 9 सितंबर से मोना दिखाई ही नहीं दी है। यह सुनकर सुरेंद्र की चिंता अब और गहरी हो चुकी थी। सुरेंद्र राणा अब इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। उन्होंने मोना की बहन को साफ कहा, आप जल्दी से दिल्ली आइए। 20 अक्टूबर 2021 को मोना की बहन बुलंदशहर से दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंची। वहीं सुरेंद्र भी उनसे मिले और दोनों साथ में मुखर्जी नगर थाने पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मोना की बहन को एक सीनियर ऑफिसर से मिलवाया गया ताकि जांच को गंभीरता से लिया जाए। पुलिस ने परिवार के बाकी लोगों से भी पूछताछ की और इस पूरे प्रोसेस में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा लगातार इन्वेस्टिगेशन टीम के संपर्क में रहे। वो हर अपडेट लेते थे, कभी खुद साथ में जाकर पूछताछ करवाते तो कभी मोना के घर जाकर उसके माता पिता को संभालते। चूंकि सुरेंद्र खुद पुलिस में थे तो उनके पास जानकारों की कोई कमी नहीं थी। हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेंद्र को अपने एक मुखबिर से एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उन्होंने तुरंत मोना के घर वालों को कॉल किया और जो बात बताई वो सुनकर सब सन्न रह गए। मुखबिर ने बताया था कि मोना एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ कहीं चली गई है। लड़के का नाम था अरविंद। ये सुनते ही घर वालों को मानो करंट लग गया। मोना, प्यार, और वो भी छुपाकर। उन्हें यह यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि मोना तो कभी कुछ नहीं छुपाती थी। हर छोटी बड़ी बात मां को बताती थी। घर वालों ने तो कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, ना शादी को लेकर न करियर को लेकर। लेकिन इस खबर ने मोना की गुमशुदगी को एक नए सवाल में बदल दिया था। जब पुलिस को यह पता चला कि मोना एक लड़के से प्यार करती थी तो उन्होंने भी एक अलग ही रवैया अपनाना शुरू कर दिया। लड़की किसी लवर के साथ भाग गई है, गुमशुदा नहीं है। पुलिस के इस नजरिए से घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन फिर उसी दौरान उन्हें एक अजीब सा फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स खुद को अरविंद बताता है और कहता है, मैं अरविंद बोल रहा हूं, मोना मेरे साथ है। हमने शादी कर ली है, लेकिन मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं। हम रोहतक जा रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, इसलिए छिप छिप कर रहना पड़ रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा, तब मैं मोना को आपके पास वापस ले आऊंगा। घर वालों ने ये बात तुरंत हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा को बताई। अब सुरेंद्र भी थोड़ा उलझ गए थे। क्या यह कॉल सच्चा था या फिर सिर्फ कहानी गढ़कर किसी बड़े झूठ को छुपाया जा रहा था? अब उस नंबर को ट्रैक किया गया जिससे मोना के घर वालों को कॉल आया था, और लोकेशन जिस जगह की मिली वो दिल्ली के एक होटल की थी। लेकिन चूंकि पुलिस की तरफ से ठीक से जांच नहीं हो रही थी, इसलिए सुरेंद्र और मोना की बहन ने खुद ही वहां जाकर पता लगाने की सोची। जब दोनों उस होटल में पहुंचे और रिसेप्शन पर रजिस्टर चेक करवाया तो यह बात सामने आई कि होटल का जो कमरा उस समय बुक था वो मोनिका नाम से रजिस्टर्ड था, और पहचान के लिए जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ था वो मोना का ही था। कमरे की तलाशी लेने पर वहां से मोना से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट भी मिला, जिससे इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि मोना यहीं पर ठहरी हुई थी। उन्हें इस बात का मलाल भी हुआ कि अगर वे कुछ पहले आ जाते तो शायद मोना यहीं मिल जाती। उधर पुलिस अब मोना के बैंक अकाउंट पर भी निगरानी रख रही थी। मोना के एटीएम कार्ड से ठीक उसी इलाके के एक एटीएम से लगातार कई बार पैसे निकाले गए थे,
जिसके बाद बैंक से उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मंगाया गया। उस वीडियो में एक शख्स हेलमेट लगाए हुए पैसे निकालता हुआ दिखाई देता है, जिससे शक और भी पक्का हो जाता है कि वो शायद अरविंद ही है। इतना ही नहीं, मोना के अकाउंट से कभी कभी ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट भी हो रहा था, जिससे यह तय हो गया था कि वो जिंदा है और कहीं न कहीं किसी के साथ छिपी हुई है। इसी बीच एक दिन सुरेंद्र ने कोशिश की और जैसे तैसे मोना के नंबर पर उससे संपर्क हो गया। फोन पर बात करते हुए सुरेंद्र ने बहुत ही भावुक होकर कहा, तुम्हारे घर वाले बेहद परेशान हैं मोना। तुम्हारी मां की तबीयत भी अब ठीक नहीं है। सिर्फ एक बार बात कर लो ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। लेकिन मोना का जवाब सुनकर सुरेंद्र हैरान रह गए। उसने कहा, मुझे बात नहीं करनी। मैं जहां हूं ठीक हूं। घर जाऊंगी तो सब लोग बेवजह माहौल बिगाड़ेंगे, इसलिए अभी नहीं जाना चाहती। सुरेंद्र ने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और मोना के परिवार को भेज दिया ताकि उन्हें यकीन हो सके कि मोना जिंदा है। इस कॉल के बाद अब मोटे तौर पर यही कहा जा सकता था कि मोना अभी फिलहाल घर नहीं आना चाहती और जहां है वहां अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन असली सवाल तो अब भी वहीं खड़ा था। क्या वो सच में ठीक है? क्या ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है या कोई और ऐसी चीज है जो वह कह नहीं पा रही? और जब सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित ही आप यकीन नहीं कर पाएंगे। खैर, इन्हीं 1.5-2 सालों के दौरान सुरेंद्र को एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे केस को फिर से एक नई दिशा में मोड़ दिया। जैसा कि वो समय कोविड का था, देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही थी। हर किसी को टीका लगवाना जरूरी था। उसी दौरान सुरेंद्र को अपने एक मुखबिर से जानकारी मिली कि मोना ने भी अपना कोविड वैक्सीनेशन कराया है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उसके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट किसी अस्पताल के रिकॉर्ड से निकलवा लिया गया था। यह सर्टिफिकेट सुरेंद्र ने तुरंत मोना के परिजनों को भेजा। घर वालों के लिए यह एक तसल्ली भरा पल था। उन्होंने राहत की सांस ली कि बेटी कहीं सुरक्षित है और उम्मीद है कि जल्द ही लौट आएगी। लेकिन उम्मीद के साथ एक टीस भी थी। अगर वह ठीक है तो घर क्यों नहीं लौट रही है? समय अपनी रफ्तार से बीतता जा रहा था। एक होनहार बेटी अब अरविंद नाम के उस शख्स के साथ देश के अलग अलग कोनों में भटक रही थी। मोना और अरविंद कभी मसूरी में देखे जाते तो कभी पंजाब, हरियाणा और देहरादून जैसे इलाकों में। हर बार जब कोई लोकेशन ट्रेस होती, सुरेंद्र और मोना की बहन वहां पहुंचते। रिसेप्शन पर पूछताछ होती, होटल के रजिस्टर देखे जाते, वहां मौजूद स्टाफ से सवाल होते और हर बार यही पता चलता कि हाँ, मोनिका नाम की एक लड़की आई थी, कुछ दिन रही और फिर चली गई। 2 साल गुजर चुके थे और अब भी मोना का कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। जुलाई 2023 के आसपास एक दिन जब मोना की बहन स्कूल से लौटी तो बहुत देर तक अकेले बैठी रहीं। उनके जहन में पिछले 2 सालों की घटनाएं घूमती रहीं। पिछले 2 सालों में अरविंद ने कुल 5 बार अलग अलग नंबरों से कॉल किया था। हर बार यही कहा कि मोना मेरे साथ है, सब ठीक है। लेकिन जब भी हम कहते कि एक बार मोना से बात करवा दो, वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। पर इतने लंबे समय तक कोई अपनी मां, अपने भाई बहन से बात न करे, ये बात अब गले नहीं उतर रही थी। मोना की बहन अब महसूस कर रही थी कि मामला सिर्फ भागकर शादी करने का नहीं है, कुछ और है। दिल्ली में कभी कभार कमिश्नर साहब जनता की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई किया करते थे। जुलाई 2023 में भी जब ऐसी एक जन सुनवाई हुई तो मोना की बहन ने ठान लिया कि इस बार वो भी वहां जाएंगी। वो पूरे मनोबल और सब्र के साथ जन सुनवाई में पहुंची। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जैसे ही नंबर आया, उन्होंने बिना घबराए बहुत सधे हुए शब्दों में कमिश्नर साहब के सामने अपनी बहन की 2 साल पुरानी गुमशुदगी की पूरी कहानी बयां कर दी। कमिश्नर साहब बड़े ध्यान से सारी बात सुनते रहे और उन्होंने वहीं पर मौजूद अधिकारियों को बुलाकर साफ साफ आदेश दिया, अब इस केस की फाइल तुरंत दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए और जांच में कोई देरी ना हो। यह केस जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। अब केस क्राइम ब्रांच के पास था और यहां से मोना को ढूंढने की प्रक्रिया फिर से तेजी से शुरू की गई। सबसे पहले एक स्पेशल टीम बनाई गई, वो भी अनुभवी अफसरों की, जो पुराने केसों को भी बेहद बारीकी से खोलने के लिए जाने जाते थे। जैसे ही टीम बनी, सबसे पहले उन्होंने मोना के घर वालों को बुलाया और उनसे वो हर एक बात जाननी चाहिए जो पिछले 2 सालों में घटी थी। घर वालों ने विस्तार से बताया
कि कैसे पहले कुछ ही दिन बाद मोना का वॉइस मैसेज आया था उसी के नंबर से। फिर कुछ दिन बाद उसका पति अरविंद कॉल करता है और कहता है कि वो दोनों रोहतक जा रहे हैं। अरविंद ने करीब 5 बार कॉल किया और हर बार किसी नए नंबर से। ये सब सुनकर क्राइम ब्रांच को सबसे पहला सुराग मिला। वो थे वे मोबाइल नंबर जिनसे अरविंद ने कॉल किया था। घर वालों ने समझदारी दिखाते हुए वो सारे नंबर सेव करके रखे थे और अब ये नंबर क्राइम ब्रांच के हाथ में थे। टीम ने तुरंत उन सभी नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू की। एक एक नंबर को खंगाला गया, कब कब एक्टिव हुआ, किस टावर से सिग्नल लिया और किन किन लोकेशंस पर उसकी एक्टिविटी देखी गई। फिर टीम ने उन नंबर्स के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी मंगवाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। क्राइम ब्रांच ने जिन मोबाइल नंबरों की जांच की वो सभी फर्जी निकले। किसी भी सिम पर असली पहचान नहीं थी, नाम कुछ और थे, फोटो किसी और की। और फिर आया वो मोड़ जिसने केस की दिशा ही बदल दी। एक फॉर्म मिला, उसमें लगी फोटो जब मोना के परिजनों को दिखाई गई और जब उन्होंने गौर से देखा और याद करने की कोशिश की तो अचानक एक कनेक्शन जुड़ गया। उन्हें याद आया कि ये आदमी तो एक बार उनके घर हुए एक फंक्शन में मौजूद था और वो अकेला नहीं था, साथ में रॉबिन भी था। रॉबिन जो मोना के दोस्त सुरेंद्र राणा का साला था। अब पुलिस तुरंत उस फोटो वाले शख्स तक पहुंची और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। उसने बेझिझक जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, रॉबिन ने फोटो मांगी थी, मैंने दे दी। अब बारी थी रॉबिन की, उसे भी उठाया गया, लेकिन रॉबिन का जवाब बेहद टेढ़ा था। मुझे नहीं पता, जीजा जी बोले थे और मैंने वैसा ही किया था। क्राइम ब्रांच ने जब सुरेंद्र राणा को उठाया और उससे शक्ति से पूछताछ की तो सारा सच सामने आने लगा। उसने कबूल किया कि मोना अब इस दुनिया में नहीं है और यह भी कि उसका कत्ल उसी ने किया था करीब 2 साल पहले। और मोना की मौत के बाद सुरेंद्र ने एक पूरी कहानी घड़ी थी, ऐसी कहानी जो पुलिस को भी गुमराह कर दे। उसने मोना को अरविंद नाम के किसी लड़के के साथ भागा हुआ दिखाया, मानो दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया हो। पुलिस वाला दिमाग था चालाकी से भरा हुआ। उसने कहानी में अपने साले रॉबिन को घुसाया, उसे पूरी सच्चाई बताई कि मोना अब इस दुनिया में नहीं है और अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुरेंद्र ने कहा, तुम्हें अरविंद बनना होगा और मोना के घर वालों से बात करनी होगी। रॉबिन अलग अलग जगहों से फोन करता, खुद को अरविंद बताता और मोना के घर वालों को झूठी तसल्ली देता। मोना के कत्ल के बाद सुरेंद्र ने उसके सारे आईडी कार्ड्स और मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे। अब वह कॉल गर्ल्स को बुलाता, उन्हें मोना का आधार कार्ड थमाया जाता और कहा जाता, इस आदमी यानी रॉबिन के साथ होटल जाओ, सुबह चेकआउट कर लेना और फिर जहां जाना है चली जाना, पैसे पूरे मिलेंगे। चूंकि कुछ करने को था नहीं और सारा खर्च सुरेंद्र खुद उठा रहा था, कॉल गर्ल्स भी चुपचाप तैयार हो जाती थी। इस तरह अलग अलग होटलों में मोना के नाम से रूम बुक होते और चूंकि समय कोविड का था, सभी के चेहरे मास्क में थे। होटल रिसेप्शन पर किसी ने आईडी कार्ड की फोटो से सामने वाली लड़की की शक्ल मिलाई या नहीं, ये कोई देखता नहीं था। हर बार होटल छोड़ने से पहले सुरेंद्र की प्लानिंग के मुताबिक कमरे में मोना की आईडी की फोटोकॉपी छोड़ दी जाती, ताकि अगर कभी पुलिस जांच करे तो लगे कि हां, मोना यहीं पर थी। इतना ही नहीं, उसने एक महिला का कोविड वैक्सीनेशन भी करवाया, लेकिन आईडी कार्ड मोना का इस्तेमाल किया। चेहरे पर मास्क था तो कोई शक नहीं हुआ। मोना का एटीएम कार्ड भी सुरेंद्र खुद इस्तेमाल करता रहा। इससे बैंक अकाउंट में हलचल बनी रहती थी और यही उसका मकसद था कि सबको लगे कि मोना जिंदा है, भागी हुई है और खर्च भी कर रही है। सुरेंद्र जानता था कि क्राइम वर्ल्ड में फर्जी सिम कार्ड कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे फेक आईडी बनाई जाती है। ये सारी बातें जब क्राइम ब्रांच ने सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस शख्स को उन्होंने अपने साथियों में सबसे भरोसेमंद माना था, वो इतना शातिर निकलेगा किसी ने सोचा तक नहीं था। अब सवाल यही था कि आखिर सुरेंद्र राणा ने मोना का कत्ल क्यों किया? क्या वजह थी कि एक वर्दी पहने पुलिस वाले ने, जो कानून का रक्षक माना जाता है, इतना बड़ा अपराध कर डाला? दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 2012 से, जब सुरेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। 2 साल बाद
2014 में मोना भी दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में शामिल हो गई। दोनों की ड्यूटी एक साथ लगती थी और इसी दौरान धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर एक रिश्ता बन गया। शुरू में यह रिश्ता पूरी तरह औपचारिक था। मोना उसे डैडा कहती थी और सुरेंद्र उसे बेटा बोलता था। लेकिन वक्त बीतता गया और सुरेंद्र के मन में मोना के लिए एक तरफा मोह पनपने लगा। असल में सुरेंद्र पहले से शादीशुदा था। उसका एक 12 साल का बेटा भी था। सालों तक मोना के प्रति मन में छुपे प्रेम को लेकर जीने के बाद आखिरकार 2018 में सुरेंद्र ने मोना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन मोना ने बिना झिझक मना कर दिया। उसने सुरेंद्र को साफ साफ समझाया कि उसका फोकस प्यार, शादी या रिश्तों पर नहीं है और सबसे अहम बात, वह सुरेंद्र को पिता के समान मानती थी। इस जवाब ने सुरेंद्र की सोच और भावनाओं को झकझोर दिया। एक तरफ उसके दिल में मोना के लिए प्रेम और वासना का मिला जुला भाव था, तो दूसरी ओर मोना की यह बेटा बाप वाली सोच ने उसके अहम को ठेस पहुंचाई। इसी बीच मोना ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मुखर्जी नगर चली गई। अब दोनों का मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया था, लेकिन सुरेंद्र ने पीछा नहीं छोड़ा। उसके लिए यह सिर्फ प्यार नहीं था, अब यह एक तरफा पागलपन, एक अधूरी चाहत और ठुकराए जाने की जलन का मिला जुला जहर बन चुका था। और इसी जहर से भरी मानसिकता ने सुरेंद्र को एक दिन उस हद तक धकेल दिया जहां से इंसानियत लौटकर नहीं आती, जबकि मोना अब भी उसके अंदर अपने पिता को ही देख रही थी। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र मोना के पीजी पर गया और बेहद सहज अंदाज में बोला, तुम तो कब से कह रही हो कि मेरे घर चलना है, तो चलो आज ही चलते हैं। वैसे भी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। मोना को उसमें किसी तरह का शक नहीं हुआ, क्योंकि सुरेंद्र उसके लिए एक भरोसेमंद दोस्त जैसा ही था। लिहाजा वो मान गई और सुरेंद्र के साथ चल दी। सुरेंद्र दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहता था। दोनों ने ऑटो लिया और निकल पड़े। रास्ते में बुराड़ी का पुस्ता नाम का इलाका आया, जो कि काफी सुनसान रहता है। सुरेंद्र ने कहा कि आगे घर पास ही है, चलो पैदल चलते हैं, बात करते करते वक्त का पता भी नहीं चलेगा। दोनों ऑटो से उतर गए और सुनसान रास्ते पर पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते सुरेंद्र ने एक बार फिर मोना से अपने दिल की बात कही, उसे शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन मोना ने इस बार भी उसे साफ मना कर दिया और दो टूक कहा कि वो उसे पिता समान समझती है। लेकिन सुरेंद्र ने इस इनकार को अपनी बेइज्जती समझा। उसकी मर्दानगी को ठेस लगी और शायद वही उसकी हैवानियत का ट्रिगर बन गया। उसी सुनसान रास्ते पर बिना किसी डर के सुरेंद्र ने अचानक मोना का गला दबाना शुरू कर दिया। मोना ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस एक तरफा प्रेम में पागल इंसान की ताकत के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। खैर, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था और अभी इस केस की सुनवाई चल रही है। इस केस में तीनों आरोपियों में से किसी को भी जमानत नहीं दी गई और उम्मीद है कि माननीय अदालत इन्हें इनके किए की उचित सजा देगी। इस दिल दहला देने वाली घटना से हमें कई अहम बातें सीखने को मिलती हैं और साथ ही हमें उम्मीद भी मिलती है कि सच्चाई की खोज कभी न रुकती। सबसे पहली बात यह है कि झूठ और साजिश चाहे कितने भी महीनों या सालों तक चलें, सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। जय हिंद।